गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हमने पिछले लेक्चर में देखा था, ज्योग्राफी की जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात हुई थी उसकी बेसिक चीज़ें हमने देख ली थी। एक चीज़ें जो बाकी थी जो हमें बताना छूट गया था, जो बताना रह गया था, वो यही चीज़ थी कि जो कंट्रीज होते हैं ना, वो जनरली जो अपना मेरिडियन डिसाइड करते हैं, टाइम मेरिडियन, वो 7:30 या 15 इसके मल्टीपल वाला ही लेते हैं। रीज़न क्या होता है? 7:30 का मल्टीपल अगर होगा, जैसे मान लीजिए कि 7:30 डिग्री, 15 डिग्री, 22.5 डिग्री, ठीक है, 82.82 डिग्री जो इंडिया का है। इसका फायदा ये होता है कि ये 7:30 डिग्री का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसे मल्टीप्लाई कीजिए आप 15 मिनट से, सॉरी, 4 मिनट से। 1 डिग्री का कितना अंतर होता है? 4 मिनट। यानी 7:30 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 मिनट से तो लगभग 30 मिनट आएगा। तो कैलकुलेशन पर्पज के हिसाब से ये सिंपल होता है, इसीलिए 7:30 का मल्टीपल रखा जाता है, या तो 15 का मल्टीपल, यानी 60 मिनट का अंतर। ठीक है, तो ये जनरली ये रखा जाता है, ये जरूरी होता है डिसाइड करने के लिए पहले। जैसे जैसे समझना चाहें अगर, ये मान लीजिए आपका इंडिया है, ठीक है, यहाँ आपका बांग्लादेश है, यहाँ आपका पाकिस्तान है। इंडिया का जो टाइम है वो कितना आ गया है? 5.5 घंटा आ गया है जीएमटी से। और पाकिस्तान का टाइम लगभग लगभग क्या मतलब 5 घंटा आगे है। और बांग्लादेश का टाइम 6 घंटा आगे, यानी इनके डिफरेंस कितने हैं? आधा आधा घंटा का डिफरेंस। यानी इन्हें 7.5 डिग्री के मल्टीपल में इन्होंने अपना चूज किया है। इंडिया ने 82.5 चूज किया है, तो बांग्लादेश ने कितना चूज किया होगा? 82.5 में आप 7.5 जोड़ दीजिए, लगभग 90 डिग्री आया ना। 90 डिग्री इनका है, पाकिस्तान को उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा, उनका उस हिसाब से होगा। तो ये बस सिंप्लिसिटी के लिए हम चूज करते हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे। ये तो बात हो गई आपकी लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का, जो हम क्लाइमेटोलॉजी जब पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे जब, उसमें इनका यूज आएगा, इनका काम आएगा, ठीक है। वो मैं बाद में बताऊंगा क्या काम आता है इनका, कैसे ये चीजें, ये मतलब कैसे ये एज ए फैक्टर या एज ए, कहते हैं ना कि कंट्रीब्यूटर के तौर पे ये कैसे रोल प्ले करते हैं क्लाइमेटोलॉजी में। अब बात करते हैं एटमोसफियर का, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी पढ़ना है तो हमें एटमोसफियर का पता होना चाहिए। ठीक है, तो एटमोसफियर पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि एटमोसफियर क्या होता है। जो ये धरती है, तो धरती के ऊपर जो गैसियस कवर है, उसी को हम कहते हैं वायुमंडल। ठीक। इस वायुमंडल में कौन कौन से गैसेस हैं सबको पता है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है, आर्गन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, और भी बहुत सारे गैसेस हैं, हजार गैसेस हैं इसमें। ये आपका बेसिकली वायुमंडल होता है। अब सवाल ये है मेरा, कॉन्सेप्चुअल सवाल है, सुनिएगा ध्यान से, कि जब धरती बनी, धरती आज से लगभग 5 अरब साल पहले फॉर्म हुई थी, तो जो ये हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल जो हमारा क्या है कि नाइट्रोजन कितना है? 78%। ठीक। ऑक्सीजन कितना है? 21%। इस समय की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट। CO2 कितना है? लगभग 0.03%। क्या शुरू से यही कॉम्पोजिशन था? यानी जब धरती बनी, जब उसके पास वायुमंडल बना, तो ये जो कॉम्पोजिशन आज हम देख रहे हैं, क्या ये शुरू से ऐसा था? अगर ऐसा था तो क्यों, और नहीं था तो भी क्यों? कैसे ये हुआ? आज जो स्थिति है वो कैसे आई, और पहले क्या स्थिति थी? ठीक है, इसको समझने के लिए हमें क्या समझना होगा? हमें बेसिकली हिस्ट्री में जाना होगा, जो अर्थ की हिस्ट्री में। तो जब अर्थ फॉर्म हुई, जब धरती बनी हमारी, ठीक है, तो हमारे पास एक वायुमंडल बना धीरे धीरे। उस वायुमंडल में जो गैसेस थी वो आई कहाँ से? तो जब धरती बनी ना, तो धरती धीरे धीरे ठंडी हो रही है,
अभी ये ठंडे होने का फेज है। ठीक है। हमें पता है कि धरती क्या थी। जो, एक मिनट। हाँ। धरती गैसेस मतलब पहले क्या था, पूरा सोलर सिस्टम क्या था, एक नेबुला था। मतलब क्या था, गैसेस का कलेक्शन था। वो नेबुला क्या हुआ, कंडेंस हुआ, ठंडा हुआ, एक जगह इकट्ठा होना शुरू हुआ, कंडेंस होकर वो धीरे धीरे प्लैनेट्स का शेप में आया। तो ये एटमॉस्फेयर जो बना, ये एटमॉस्फेयर जो था, उसका कॉम्पोजिशन क्या था उस समय। और इस एटमॉस्फेयर में गैसेस कहाँ से आई, इस एटमॉस्फेयर में गैसेस कई रीजनों से बनी, कई रीजनों से आई। देखिए पहला रीजन क्या था। पहला कि जब एटमॉस्फेयर जो हमारा धरती जब बन रही थी, उस समय जो एक्सटीरियर ऑब्जेक्ट्स थे, मतलब जो स्पेस स्पेस के ऑब्जेक्ट्स थे, जैसे जो उल्का पिंड होते हैं या अलग एस्टेरॉइड्स होते हैं या मेटियोर्स, वो आके टकराए। उन्होंने एटमॉस्फेयर में गैसेस इसको बढ़ाया। दूसरी चीज, जब धरती ठंडी हो रही थी, ऊपर वाला पार्ट तो क्या हुआ, ठंडा हो गया। जैसे जब दूध गर्म करते हैं आप, जब वो ठंडा होता है तो ऊपर क्या होता है, ऊपर मलाई जम जाती है, जो थोड़ी सॉलिड फॉर्म में होती है। उसी तरह जब धरती ठंडी हुई तो ये सॉलिड हो गया, ऊपर वाला पार्ट तो सॉलिड हो गया। लेकिन नीचे क्या था, नीचे अभी भी पूरा लिक्विड और गैसियस फॉर्म था। जो वोल्केनिक इरप्शन होते थे, यानी जो यहाँ से वोल्केनो से जो गैसेस निकलते थे, वो गैसेस क्या किए, इस एटमॉस्फेयर को कंट्रीब्यूट किया। ठीक। तो कुल मिलाकर उस समय क्या था, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, CO2, इनकी मात्रा बहुत ज्यादा थी। और ऑक्सीजन जो था वो मिनिमम था। मिनिमम क्या मतलब, था ही नहीं, बहुत कम मात्रा में था। वाटर वेपर, ये भी, इसका भी अमाउंट कम था एटमॉस्फेयर में। तो फिर ये ऑक्सीजन और वाटर वेपर बने कैसे, ये एटमॉस्फेयर में कैसे आए, जो आज हम देख रहे हैं 21% इतना ज्यादा कैसे हो गया। तो जब लाइफ शुरू हुई धरती पे साइनोबैक्टीरिया के फॉर्म में, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना शुरू किया। उसके बाद छोटे छोटे प्लांट्स, कहते हैं ना कि मिनिएचर प्लांट्स, बहुत छोटे, माइक्रो माइक्रो लेवल के, वो डेवलप हुए। उन्होंने ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया। फिर बड़े प्लांट्स बने, उन्होंने ऑक्सीजन को और सप्लाई बढ़ाई। ठीक। तो यानी हम क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो रही है, धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है। लेकिन CO2 की मात्रा कैसे घटी, CO2 का लेवल तो बहुत हाई था उस समय। CO2 की मात्रा कैसे घटी भाई, ये जो प्लांट्स हैं, ये क्या करते हैं, ये CO2 को ग्रहण करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, उसको ऑक्सीजन में बदलते हैं। ये CO2 को क्या कर रहा है, CO2 की मात्रा खत्म कर रहा है ना, तो CO2 का लेवल घटा ही तो रहा है। और दूसरा, जब वाटर वेपर कंडेंस होके समुद्र बना, जब पानी धरती पे आया, समुद्र जब बना, तो ये समुद्र में क्या हुआ, जो CO2 था वो डिसॉल्व होना शुरू हुआ। और क्या बना, कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में CO2 चला गया समुद्रों में, ओशन में। इसी को कहते हैं सिंक। ये सिंक की तरह काम किया। यानी जो हमारे जंगल है, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, और जो हमारा समुद्र है यानी ओशंस है, ओशन में जो हमारे प्लांट्स हैं, वो कैसे एक्ट किए, एज ए कार्बन सिंक। तो यहाँ हमने देखा क्या हुआ, ऑक्सीजन की लेवल, ऑक्सीजन जो CO2 आपका बहुत ज्यादा था, वो क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। और ऑक्सीजन जो बहुत कम था, वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। लेकिन नाइट्रोजन का क्या केस था। नाइट्रोजन आपको पता है इनर्ट गैस है। तो इसका जो कंपोजिशन है ना, 78% लगभग, ये लगभग उस समय भी उतना ही था, सेमी कंडीशन थी। थोड़ा बहुत इस्तेमाल हुआ, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो होते हैं, वो प्लांट्स के रूट्स में रहते हैं, उन्होंने नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके प्लांट्स को दिया। लेकिन ओवरऑल कुल मिला के इनका जो कॉम्पोजिशन था, वो तब भी उतना ही था, आज भी उतना ही है। तो ये कुल मिला के प्रेजेंट स्थिति है कि कैसे
एटमॉस्फेयर बना और कैसे चीजें वो हुई, और आज कंडीशन क्या है, गैसेस इतनी कैसे है। ठीक है। बाकी जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है ना, उसमें बहुत सारी गैसेस निकलती हैं। SO2 या सल्फर कह दीजिए, SO2 तो नहीं कहूंगा, सल्फर कहिए आप। सल्फर हो गया, CO2 हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, बहुत सारी गैसेस निकलती हैं। ये सारी गैसेस कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर को कंट्रीब्यूट की है, एटमॉस्फेयर बनाने में। और हमारी धरती पे एटमॉस्फेयर क्यों है? हमारी धरती पे एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल, इसलिए क्योंकि हमारा जो धरती का ग्रेविटेशन है वो यहाँ काम करता है। तो उसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर बना हुआ है। वो गैसेस जो है वो एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं निकलती, हमारे एटमॉस्फेयर में ही रहती हैं। ठीक है, अब ये चीज तो आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा बात करते हैं अलग कॉन्सेप्ट की। अलग कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे एक कंसेप्ट ये है कि आप ये समझिए कि ये मान लीजिए कोई सतह है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हवा है इसके ऊपर। ये सतह गर्म हुई, यहाँ सूरज था। तो ये जब गर्म हुई तो ये हवा भी गर्म होगी। गर्म होने के बाद क्या करेगी, हवा ऊपर उठेगी। तो जब हवा ऊपर उठती है ना, तो टेम्परेचर ऊपर जाने पे डाउन होता है। तो ये हवा में क्या थे, वाटर वेपर थे। ये हवा ऊपर उठी, टेम्परेचर डाउन हुआ, और ये वाटर वेपर क्या हुए, क्लाउड्स फॉर्म किए। और जब ये और ऊपर गए तो ये वाटर वेपर यहाँ का क्या हुआ, कंडेंस हो गया। कंडेंस मतलब कि वो वाष्प से बूंद में बदल गया, और ये जब बूंद बना तो फिर भारी होकर ये नीचे वर्षा होने लगी। ये कॉन्सेप्ट है कि कोई भी चीज गर्म होती है, यानी हवा जब गर्म होती है तो ऊपर उठती है। ऊपर उठने के बाद वो फैलती है, ठंडा होती है, और बारिश बन के नीचे गिरती है, जिसमें वाटर वेपर होते हैं। जो आपका एटमॉस्फेयर, हाँ पहले हम एटमॉस्फेयर पे चलते हैं। मैं एटमॉस्फेयर पढ़ा रहा था आपको, तो एटमॉस्फेयर जो है ना अपना, उसके यहाँ पे बनाता हूँ साइड में। ये धरती है आपकी, इसके चारों तरफ क्या है, ये गड़बड़ हो रहा है यार, इससे ही करता हूँ, रुक जाइए। ये मान लीजिए धरती है, और इसके चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल। ठीक। तो इसी को हम लोग देखेंगे कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन से लेयर पाए जाते हैं। तो एटमॉस्फेयर में बेसिकली जो है 5 लेयर की बात होती है। आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, वीडियो को पॉज करके, जो भी आपको समझ में आएगा आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। जो पहला लेयर होता है इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। दूसरा लेयर कौन सा होता है, स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरा मीजोस्फेयर, चौथा थर्मोस्फेयर, और पांचवा एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो होता है वो सबसे लोअर लेवल होता है अर्थ का, जिसे हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल। ठीक। यहाँ दी हुई है डिस्टेंस, हाइट दी हुई है 0 से 12 से 18 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस 12 से 18 क्यों दिया हुआ है, या इसका जो एवरेज हाइट होता है ना, वो बेसिकली ये नोट कर लीजिए 8 से 18 किलोमीटर होता है। 8 से 18 का मतलब क्या हुआ, कि जो इक्वेटर है वहां पे इसकी जो ऊंचाई होती है 18 किलोमीटर होती है, इक्वेटर पे। और जो पोल्स है, पोल्स पे इसकी ऊंचाई होती है 8 किलोमीटर। ठीक। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है कि जैसे ये धरती है, इक्वेटर पे सूर्य क्या होता है, लगभग ओवरहेड होता है। तो यहाँ की जो हवा होगी सरफेस की, वो ज्यादा गर्म होगी। यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो यहाँ की हवा क्या होगी, एक्सपेंड करेगी।
तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर की मोटाई होगी ना वो ज्यादा होगी, इसलिए इसको बोलते हैं 18 किलोमीटर। लेकिन पोल्स पे क्या हो रहा है, पोल्स पे सूर्य तो पहुंच नहीं रहा, ये लगभग ठंडा है, बहुत ठंडा है। इसीलिए यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो डेंस है और जमीन से जुड़ा सटा हुआ है। इसीलिए यहाँ पे जो ट्रोपोस्फेयर की हाइट है वो 8 किलोमीटर होती है। ठीक। और बात कर लेते हैं, हर सबकी खासियत पढ़ लेंगे हम लोग। खासियत पढ़ लेंगे तो समझने में आसानी होगी। अब ट्रोपोस्फेयर जो होता है वो सबसे लोअर लेवल है। इसको आप मान के चलिए कि इसकी जो हाइट होती है, एवरेज हाइट ट्रोपोस्फेयर की कितनी होती है, 12 किलोमीटर। 0 से 12 किलोमीटर। ये जो मंडल है, क्षोभ मंडल, इसमें सारी जो मौसमी घटनाएं होती हैं, इसमें सारी यही होती हैं, सारी घटनाएं इसी में होती हैं। बारिश, तूफान, आंधी, धूल, हवा, सब इसी में होता है। ठीक। और ये सबसे सघन होता है। ये जो लेयर है सबसे सघन, मतलब डेंस होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ये लेयर पतला होने लगता है। यानी ये जो ट्रोपोस्फेयर है ये आपका ये होता है। उसके ऊपर हम जाएंगे तो वहां मिलता है हमको स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। समताप मंडल की खासियत क्या है कि यहाँ पे जो वो है, मौसमी घटनाएं यहाँ नहीं देखने को मिलती हैं। ठीक है। यहाँ पे बादल बादल भी आपको देखने नहीं मिलेगा। एक तरह का बादल पाया जाता है, उसको मैं नाम बताऊंगा, लेकिन जनरली जो बादल होते हैं वो बादल बादल देखिए, आपको कुछ फोटो में लग रहा है, समझ में आ रहा है, ये सारे बादल यहाँ दिख रहे हैं। हॉट एयर बैलून भी यहीं उड़ रहा है, जो पैसेंजर प्लेन है यहीं उड़ रहा है, जो आपके पहाड़ वहाड़ जो सारी चीजें हैं इसी में। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है आपका, इसकी जो ऊंचाई होती है लगभग 12 से 50 किलोमीटर होती है। ये बिल्कुल क्लियर होता है। इसीलिए इसमें जो होते हैं, जो फाइटर जेट्स या जो अन्य जेट्स होते हैं वो इसमें उड़ते हैं, क्योंकि वहां पे ना टर्बुलेंस होता है, एयर भी बहुत सघन नहीं होती, पतली होती है, तो फ्रिक्शन या जो कहते हैं टर्बुलेंस वो यहाँ फील नहीं होता। तो ये सारी चीजों का फायदा मिलता है स्ट्रेटोस्फेयर में। अब स्ट्रेटोस्फेयर में का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो इसका है ओजोन, ओजोन लेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पाया जाता है। ठीक। लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे क्या पाया जाता है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर तो आपको पता ही है क्या इस्तेमाल है इसका। ये अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें प्रोटेक्शन देता है। ठीक। ये लेयर है, मान लीजिए ये आपका स्ट्रेटोस्फेयर था, ये आपका ओजोन लेयर है। 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे इस ओजोन लेयर में ओजोन गैस पाई जाती है। अब ये ओजोन गैस बनती कैसे है, टूटती कैसे है, ये थोड़ा आप जान लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये जान लेंगे समझ में आ जाएगा आपको। जैसे अल्ट्रावायलेट रेज है, ये अल्ट्रावायलेट रेज जो सूर्य से आ रही है, सन से आ रही है, ये ओजोन लेयर के पास आती है, ओजोन लेयर में जाती हैं। ओजोन लेयर के पास क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को ब्रेक होता है, ऑक्सीजन ब्रेक होता है, ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है ना वो दो ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है एटम में। ये मान लीजिए एक ऑक्सीजन एटम है और जो पहले से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये दोनों मिलकर क्या बना दिए, ओजोन। यानी हम क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन से क्या बन रहा है, ओजोन बन रहा है। तो ओजोन लेयर में क्या हुआ कि ऑक्सीजन का यूज करके ओजोन बन गया। और इसी लेयर में क्या होता है, थोड़ा सा नीचे वाले पार्ट में, कि जो यूवीज रेज है वो क्या करती हैं, जब ये पड़ती हैं तो जैसे मान लीजिए ओजोन पैदा हो चुका है, ओजोन बन चुका है, इस पे जब ये पड़ेंगी तो ये ब्रेक करेगा ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन एटम में और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ब्रेक हुआ। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से मिलके क्या हुआ, O2 बन गया। यानी हम क्या देख रहे हैं कि O3 से क्या बन रहा है, O2, और O2 से क्या बन रहा है, O3, मतलब ऑक्सीजन से ओजोन, ओजोन से ऑक्सीजन। ये होती है नेचुरल साइकिल, जो
एटमॉस्फेयर में हो रही है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो ओजोन ब्रेक होता है O2 और O में, इस प्रोसेस को हमने क्या किया, बढ़ा दिया है, कैटलाइज कर दिया। किसके थ्रू? क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ब्रोमोफ्लोरोकार्बन। ये दोनों चीज क्या है? ये दोनों चीज एक तरह से कूलेंट होते हैं, जो हम रेफ्रिजरेशन यानी जो फ्रिज है और आपका रेफ्रिजरेंट और एसी, इन सब चीजों में यूज करते हैं। तो यहाँ से जो क्लोरीन और ब्रोमीन निकलते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन, ये दोनों क्या करते हैं, इस प्रोसेस को, सॉरी, इस प्रोसेस को वो बढ़ा देते हैं। ये जो रिएक्शन है, इसको वो इंक्रीज कर देते हैं। यानी ओजोन का डिप्लीशन होता है। ओजोन का क्या होता है? क्षरण। ओजोन डिप्लीशन, इसी को कहते हैं ओजोन डिप्लीशन। ठीक है। तो ये ओजोन लेयर समझ में आ गया, ओजोन गैस समझ में आ गया आपको। अब हम बात करते हैं दूसरे लेयर की, जो हमारा था मीजोस्फेयर। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ताकि बगल में लिखूंगा तो आप लोग को थोड़ा समझ में आएगा, नेक्स्ट पेज में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले क्या था? ट्रोपोस्फेयर। उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर। उसके ऊपर क्या है? मीजोस्फेयर। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, तो एयर की डेंसिटी क्या हो रही है? घट रही है। मतलब जो वायुमंडल है वो क्या हो रहा है? पतला होते जा रहा है। तो मीजोस्फेयर में क्या होता है? मीजोस्फेयर में वायुमंडल पतला होता है, हवा जो होती है, जो वायु होती है, वो विरल होती है, डेंसिटी कम होती है। लेकिन इतनी भी कम नहीं होती कि फ्रिक्शन ना हो। तो जब कोई मेटियोर यानी उल्का पिंड, जब वो इस लेयर में घुसता है, इंटर करता है, तो फ्रिक्शन की वजह से ये जल जाता है या बर्न आउट हो जाता है, और धरती पे गिरने से बच जाता है, धरती पे नुकसान नहीं पहुंचाता। इसीलिए ये जो लेयर है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस लेयर में जो आपके वो होते हैं ना, मिट्योर्स, ये जो मिट्योर्स है, उल्का पिंड, ये देखिए जल रहे हैं, फ्रिक्शन की वजह से ही जल जाते हैं। तो ये मीजोस्फीयर की खासियत होती है, क्वालिटी होती है। तो उसके ऊपर जाते हैं तो हमें मिलता है थर्मोस्फेयर। ठीक है। थर्मोस्फेयर क्या होता है? थर्मोस्फेयर एक ऐसा वो है, लेयर है, जो रेडियो सिग्नल यानी कम्युनिकेशन, इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि थर्मोस्फेयर का ही पार्ट है आयनोस्फेयर। यहाँ पे क्या होता है, थर्मोस्फेयर में क्या होता है, जो सन से रेडिएशन आ रहा है ना, जो सन का रेडिएशन है, वो यहाँ की गैसेस को क्या करता है? आयोनाइज कर देता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स में तोड़ देता है। तो जो रेडियो सिग्नल होता है, यानी जो कम्युनिकेशन, जैसे मान लीजिए ये धरती है, ठीक है, और ये आपका क्या है? थर्मोस्फेयर है। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे एक बंदा है, वो अपने दोस्त को फोन किया, उसने एक रेडियो सिग्नल भेजा, ये सिग्नल गया, यहाँ से टकरा के इसके पास वापस आ गया। तो क्या हर रेडियो सिग्नल टकरा के वापस आते हैं? नहीं, जो कुछ फ्रीक्वेंसी का मैटर करता है, कुछ फ्रीक्वेंसी के ऐसे होते हैं जो रेडियो सिग्नल्स या जो सिग्नल्स होते हैं, वो इनको क्रॉस करके चले जाते हैं अपर एटमॉस्फेयर में। जैसे हम चंद्रयान, मंगलयान, ये जो चीजें हैं, उनसे जो कांटेक्ट करते हैं, तो वो अलग फ्रीक्वेंसी के होते हैं। और कुछ फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है कि जो यहाँ मीजोस्फेयर में, यानी सॉरी, थर्मोस्फेयर आइनोस्फेयर में जाके टकराती है, वापस आके लोगों के पास पहुंचती है।
और कुछ रेडियो सिग्नल्स या रेडियो फ्रिक्वेंसी ऐसी होती है जो ग्राउंड पे ट्रेवल करती हैं, जो ग्राउंड के थ्रू मूव करती हैं, उनको ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है, बनाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इस वाले केस में क्या होता है कि एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा होता है। तो रेडियो सिग्नल्स ऐसे काम करती हैं, ये थर्मोस्फेयर का मतलब कहते हैं ना खासियत होती है, थर्मोस्फेयर का ये यूज होता है। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे, अगर आपको नहीं पता होगा तो जान जाइए, अगर पता होगा तो वेरी गुड है। जैसे हम कहते हैं, जैसे राकेश शर्मा की बात करते हैं, सब जानते ही होंगे राकेश शर्मा को। हम कहते हैं कि वो पहले भारतीय थे जो स्पेस में गए। तो ये जो वर्ड है ना स्पेस, इसकी बाउंड्री कहाँ से शुरू होती है? कब कहेंगे कि ये स्पेस शुरू हो गया, हम धरती को छोड़ के स्पेस में पहुंच गए? 2 किलोमीटर ऊपर से? 10 किलोमीटर? 50 किलोमीटर? कुछ तो लिमिट होगी ना कि इसके ऊपर जाएंगे तो हम कहेंगे कि यहाँ स्पेस में आ गए। तो थर्मोस्फेयर में एक लेयर होता है जिसको कहते हैं कैरमन लाइन, शायद नाम है, आप लोग देख लीजिएगा, कैरमन लाइन। वो एक बाउंड्री होती है, वो लगभग 800 किलोमीटर के रेंज में है, शायद 800। लेट मी चेक, मैं चेक करके बताता हूँ कि उसका रेंज क्या है। हम्म। हम लोग कहाँ थे? कैरमन लाइन पे। तो माना जाता है कि जो कैरमन लाइन है ना, जो ये डिसाइड करता है कि कहाँ से आपका स्पेस शुरू हो रहा है, वो आपके थर्मोस्फेयर जो है, इसकी जो नीचे वाली बाउंड्री है लगभग 100 किलोमीटर वाली, ये होता है द कैरमल लाइन। ये बताता है कि इसके ऊपर अब क्या है कि स्पेस शुरू हो गया। इसके नीचे क्या था, आप अर्थ के जोन में थे, लेकिन इसके ऊपर क्या हो गया, स्पेस। यानी अब अगर आप जा रहे हैं, आप 100 किलोमीटर के ऊपर अगर आप 101 किलोमीटर भी चले गए, यहाँ पहुंच गए आप, तो आप गर्व से कह सकते हैं कि भाई मैं स्पेस में घूम के आया हूँ। तो जो बंदा 99 किलोमीटर से वापस लौट आया, वो ये नहीं कह सकता कि वो स्पेस से घूम के आया। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, ये कैरमल लाइन ये डिसाइड करता है। और एक चीज थर्मोस्फेयर में जो हमने बताया कि यहाँ पे एक आयनोस्फेयर वाला जोन होता है जहाँ पे आयंस पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में। उसकी वजह से क्या होता है, आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, बहुत सारी जगह होगा कि आसमान में यह ग्रीन कलर यानी हरे कलर की लाइट्स दिखाई देती है, जिन्हें कहते हैं ऑरोरा। ये जो लाइट्स होती है ना, ये इसी आयनोस्फेयर की वजह से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इस आयनोस्फेयर की वजह से प्रोड्यूस होती है। और जो अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, आईएसएस, ये भी यहाँ कहाँ सिचुएटेड है, थर्मोस्फेयर में ही। ठीक। अंतिम लेयर कौन सा है आपका? अंतिम लेयर है आपका एग्जोस्फेयर। इसे बहिर्मंडल कहते हैं, सबसे बाहर का मंडल होता है। इसकी जो ऊंचाई है लगभग 8,000 से 3,000 मान लीजिए। ठीक है, ये ऊंचाई होती है इसकी। और इसमें स्पेसशिप ये सब चीजें इसमें फ्लाई करती हैं, सेटेलाइट वेटेलाइट, ये बहुत दूर की चीज है। तो मेन हमारा ये जो एटमोसफियर का डिवीजन था ये हमने देख लिया। तो हम आगे बात करते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है वो समझ लीजिए आप। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। किस रेट से? हर 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होता है। इसको कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक, पहली चीज ये है। और अगर एयर की डेंसिटी की बात करें तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगी, जो डेंसिटी है एयर की, वो क्या होगी, बहुत ज्यादा घटेगी। तो एक कॉन्सेप्ट होता है ज्योग्राफी में, वो ये कहता है कि जो 5.6 किलोमीटर की जो ऊंचाई है, वहां पे लगभग 50% एटमॉस्फेयर पाया जाता है। और थोड़ा ऊपर बढ़े, अगर हम लोग पहुंच जाते हैं 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक, तो उसके नीचे आपको 90% एटमॉस्फेयर मिल जाएगा। और थोड़ा अगर ऊपर उठे हम लोग,
ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कितना ऊपर उठे हैं, मान लीजिए 100 किलोमीटर मान लेते हैं अपने कैरमल लाइन तक। उसके नीचे 99.99997% इतना एटमॉस्फेयर, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो इस लाइन के नीचे है, कैरमल लाइन के नीचे है। इसीलिए कैरमल लाइन के ऊपर के जो एरिया है उसको क्या माना जाता है, स्पेस। इसको हम क्या कहते हैं, स्पेस, क्योंकि सारा जो चीजें है ना, एटमॉस्फेयर है वो कहाँ है, इसके नीचे ही है। ये 100% तो हुआ लगभग, तो लगभग 100% सारी चीजें हैं वो एटमॉस्फेयर की, वो इस कैरमल लाइन के नीचे ही है। तो इसीलिए कैरमल लाइन को कहते हैं कि उसके ऊपर अगर आप चले गए तो वो आपका स्पेस है। ये चीज आपको समझ में आई, ऊपर बढ़ने पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर घट रहा है। और ऊपर बढ़ने पे क्या होता है कि जो एयर है वो पतला होते जा रहा है, यानी जो उसकी डेंसिटी है वो घट रही है। अब ये दो चीजें आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी आगे कंटेक्स्ट में समझने के लिए। ठीक है। अब मेरा एक चीज और आपको बता दूं मैं, जिससे कि ये धरती है, ठीक। आपको ये पता है कि जो सूर्य है वो इक्वेटर पे कैसा है, ओवर हेड होता है। और इसकी जो रिलेटिव पोजीशन है, यानी जो सूर्य का जो रिलेटिव पोजीशन है, जैसे ये ऐसे समझ लीजिए आप, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी अपने अक्षांश पे अपने उस पे एक्सिस पे झुकी हुई है। जब ये यहाँ से यहाँ मूव की, यहाँ से यहाँ मूव की, यहाँ से यहाँ मूव की, ऐसे सन के चारों तरफ, तो जो सन का अपरेंट मूवमेंट होता है ना, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच होता है। मतलब ये जो जोन होता है, यहाँ पे आपको सनलाइट पूरी भरपूर मिलती है, पूरा सनलाइट मिलता है। लेकिन जो सन होता है इसके इधर नहीं जाता और इसके इधर नहीं जाता सन कभी। यानी ये जो जोन है वो कैसे है, बहुत ठंडे जोन है। तो मेरा ये सवाल था, या मेरा ये चीज थी कि ये तो मान लीजिए गर्म जोन है पूरा, इक्वेटर और इक्वेटर के आसपास वाला पूरा गर्म जोन है। ये एकदम ठंडा है, इन्हें धूप मिल रही है। इनकी तो गर्मी बढ़ते रहनी चाहिए और इन्हें धूप मिल नहीं रही है, तो ये जितने ठंडे और ठंडे होते जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ जो गर्मी है, यहाँ जो गर्माहट या टेम्परेचर है, वो ऐसा नहीं है कि अब्रप्टली बढ़ के 100 डिग्री पहुंच जाए, 200 डिग्री पहुंच जाए। और यहाँ भी ऐसा नहीं है कि एकदम -100 या -500 पहुंच जाए। तो कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन ये हो कैसे रहा है, तो यहाँ पे होता है हॉरिजॉन्टल हीट एक्सचेंज। हॉरिजॉन्टल हीट एक्सचेंज में क्या होता है, ये इक्वेटर था, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, और ये पोल्स। ठीक है। ये गर्म है, ये क्या है, हॉट। ये क्या है, कोल्ड। यहाँ क्या हुआ, यहाँ की हवा क्या होगी, गर्म होने की वजह से ऊपर उठेगी, क्योंकि कोई भी गर्म चीज होती है वो ऊपर उठती है। गर्म होके ऊपर उठी, यहाँ मान लीजिए आके इकट्ठा होगी अपर अपर एटमोस्फेयर में। ठीक है। तो यहाँ नीचे क्या हुआ, यहाँ स्पेस खाली, सरफेस पे क्या हुआ, स्पेस खाली हो गया। यहाँ की हवा ऊपर उठ चुकी है। और यहाँ क्या है, कोल्ड है। यहाँ की जो हवा है एकदम सतह पे ऐसे चिपकी हुई है। तो जब हमें पता है कि यहाँ सरफेस पे क्या है, हाई प्रेशर, और यहाँ सरफेस पे क्या है, लो प्रेशर, तो यहाँ हाई प्रेशर से हवा बहनी शुरू होगी लो प्रेशर के पास। ठीक। ये हाई प्रेशर वाली हवा यहाँ से बह बह के इस वाले एरिया को फिल कर देगी। ये हवा जो ऊपर उड़ गई इक्वेटर पे, तो नीचे जो हवा जो गैप में पैदा हुआ, जो हवा के यहाँ वैक्यूम टाइप का जो क्रिएशन हुआ, उसको फिल कौन किया, यहाँ जो पोल से हवा बही वो आके यहाँ पे फिल की। और जब ये हवा ऊपर उठ चुकी है, ये यहाँ पे आके इकट्ठा हो गई है एटमॉस्फेयर में ऊपर के पोर्शन में, यहाँ पे क्या हुआ, ये हवा यहाँ से निकल गई, ऊपर की हवा यहाँ पे आके डिसेंड कर गई। तो यहाँ क्या हुआ, अपर एटमॉस्फेयर में लो प्रेशर क्रिएट हो गया। तो यहाँ अपर एटमॉस्फेयर में क्या है, हाई प्रेशर है। तो इस हाई प्रेशर से क्या होगा, ये हवा बह के इस अपर एटमॉस्फेयर में यहाँ जाएगी। यानी ये कहाँ हो रहा है, अपर एटमॉस्फेयर में, और ये कहाँ हो रहा है, सरफेस पे।
यानी पोल्स पे क्या था? सरफेस पे था लो प्रेशर हाई प्रेशर, और इक्वेटर पे क्या था? लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा आ गई, सरफेस की बात करें तो। अब अपर एटमॉस्फेयर में क्या हुआ कि यहाँ हाई प्रेशर है, क्योंकि ये सारी हवा उठ के यहाँ अपर एटमॉस्फेयर में आके इकट्ठा हुई है। और यहाँ अपर एटमॉस्फेयर में क्या है? लो प्रेशर है, क्योंकि यहाँ की जो हवा है वो सारी नीचे बैठ चुकी है। यहाँ से हवा बह के यहाँ आई, तो क्या हो रहा है? हॉरिजॉन्टल हीट एक्सचेंज हो रहा है ना। गर्म यहाँ, ठंडा यहाँ, गर्म यहाँ, ठंडा यहाँ। यानी एक हॉरिजॉन्टल हीट एक्सचेंज हो रहा है। मतलब ये यानी एक जो हीट का एक्सचेंज हो रहा है इक्वेटर टू पोल्स और पोल्स टू इक्वेटर, इसका बड़ा फायदा होता है, बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये होता है कॉन्सेप्ट हॉरिजॉन्टल हीट एक्सचेंज का। नहीं तो फिर अगर ऐसा नहीं होता ना, तो पता चलता इक्वेटर गर्म हो के एकदम, कहते हैं ना कि रहने लायक बचता ही नहीं, और पोल्स इतने ठंडे हो जाते हैं कि वहां सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं होता। लेकिन ये जो हीट एक्सचेंज होता है, उसकी वजह से काफी फायदा मिलता है। तो अच्छा ये बताइए, ये तो मान लीजिए कि एक नॉर्मल सी बात थी कि कोई भी चीज गर्म हो रही, ठंडी हो रही, या जो हॉरिजॉन्टल हीट एक्सचेंज हो रहा है, ये इसके पीछे कारण क्या होता है? इसके पीछे कई कारण होते हैं। पहला है इंसोलेशन, मतलब किसी सरफेस पे, किसी जगह पे कितनी धूप मिल रही है उसको। दूसरा कारण है विंड्स, यानी वहाँ हवा कैसे बह रही है। जैसे मैंने बताया था कि ये धरती है, यहाँ ये गर्म हुआ तो हवा ऊपर उठी, तो यहाँ पे क्या है, ये तो यहाँ क्या हुआ? लो प्रेशर क्रिएट हो गया। और इसी जगह पे यहाँ पे मान लीजिए हाई प्रेशर है, तो अगर विंड्स नहीं होंगी तो हवा बहेगी नहीं, तो ये लो प्रेशर हाई प्रेशर हमेशा बना ही रहेगा। इसको ये कवर करने के लिए विंड्स भी जरूरी है, हीट एक्सचेंज ऐसे होता है। तीसरी चीज क्या है कि हाँ, विंड्स हो गया, ये हो गया। फिर आपका वो जो लैंड मास होता है, लैंड मास और ओशन। जैसे आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो समुद्र होता है, उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो बहुत ज्यादा होती है। मतलब देर से गर्म और देर से ठंडा। और जो कॉन्टिनेंट होता है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम होती है, वो जल्दी गर्म हो जाएगा और जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्टिनेंट था, गर्म हुआ, हवा ऊपर उठी। लेकिन अभी भी जो समुद्र है, वहां पे क्या है? हाई प्रेशर बना हुआ है, ये गर्म नहीं हुआ है अभी, ये अभी भी ठंडा है। तो यहाँ से हवा क्या हुई? यहाँ से बढ़ के यहाँ पे आ गई, यानी यहाँ भी हॉरिजॉन्टल हीट एक्सचेंज हो रहा है। तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझ में आना आएगा। बाकी क्लाइमेटोलॉजी समझने में बहुत आसानी होगी। तो ये तो बात हो गई एटमॉस्फेयर की, उससे जुड़े कुछ फैक्ट्स की, कुछ कॉन्सेप्ट्स की। अब मैं एक ही और बता दूं आपको, जो आपको बहुत नॉर्मली देखने को मिलता होगा उसका, लेकिन रीजन नहीं पता होगा आपको। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम धीरे धीरे ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर में, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है ना। मैंने बताया भी था कि हर 165 मीटर पे क्या होता है? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। यानी यहाँ क्या होगा? यहाँ हॉट होगा, यहाँ वार्म होगा, और ऊपर जाएंगे तो कूल होगा। लेकिन क्या ये हमेशा ऐसा ही होता है? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है, कंडीशन उलट जाती है। कंडीशन कही या सिचुएशन कही है, सिचुएशन क्या हो गई? उलट जाती है। उसको कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। अब टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब क्या हुआ कि जब हम ऊपर जा रहे हैं ना, तो टेम्परेचर ठंडा नहीं हो रहा, ये टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या है? यहाँ ठंडा है, ऊपर गए तो क्या मिला? गर्म मिल गया हमको। ठीक है, उल्टा हो जाता है। तो ये किस कंडीशन में होता है, क्या होता है, समझते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। जाड़े के मौसम में क्या होता है? जाड़े के मौसम में जब आप सो के उठते हैं रात में, सुबह आप देखते हैं कि पूरा कोहरा छाया हुआ है।
मतलब इतना ज्यादा कोहरा छा जाता है कि आपको दिखता नहीं है। तो ये कोहरा कैसे बनता है, ये कोहरा होता क्या है? वैसे जो कोहरा है ना, जो हम बादल जानते हैं कि बादल क्या होता है, वही बादल कोहरा होता है। मतलब कोहरे को हम कह सकते हैं कि कोहरा इज नथिंग बट इट इज ए क्लाउड एट सरफेस लेवल। ठीक है, तो हुआ क्या, ऐसे समझिए। ये सरफेस था, और आपकी जो रात थी वो कैसी होनी चाहिए? क्लियर। क्लियर स्काई होनी चाहिए। तो हुआ क्या, जब रात हुई, ठंडी का मौसम है, तो जब रात हुई ना, तो ये जो सरफेस था धरती का, इसने बहुत ही स्पीड से, बहुत ही तेजी से, इसने क्या किया, अपना टेम्परेचर या अपनी जो हीट थी, इसने इसको लूज किया। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, स्लाइड थोड़ा सा समझने में अच्छा लगेगा। ये धरती थी, रात है, रात टाइम है, और रात कैसी है? बिल्कुल क्लियर स्काई है। टाइम मान लीजिए नवंबर दिसंबर का टाइम है, इंडिया की बात कर रहा हूँ। धरती ने क्या किया, सरफेस ने क्या किया, टेम्परेचर लूज किया बहुत तेजी से, बहुत जल्दी ठंडा हो गई। क्योंकि मैंने बताया था कि स्पेसिफिक हीट जो कैपेसिटी होती है वो धरती की, या जो जो सरफेस होता है या जो लैंड होता है उसको बहुत कम होती है। जल्दी गर्म जल्दी ठंडा भी होता है। तो इसने बहुत जल्दी मतलब तेजी से इसने हीट लूज किया। तो जब ये हीट लूज किया तो यहाँ पे जो एयर थी, ठीक है, वो एयर कैसी हो गई अब? ठंडी, बिल्कुल ठंडी हो गई। लेकिन जब इसके ऊपर वाले लेयर पे हम देखें, तो वो लेयर अभी भी गर्म है। ठीक है, ये क्या कंडीशन हो गया? ये हो गया टेम्परेचर इन्वर्जन का कंडीशन। इसने हीट लूज किया, हीट कहाँ गया, हीट पहुंच के चला गया ऊपर। लेकिन ये लेयर तो ठंडा हो गया, लेकिन ये लेयर अभी भी गर्म है। यानी हम ऊंचाई पे जा रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि टेम्परेचर कम होने की बजाय टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। कोहरा कैसे बना? यहाँ पे हवा थी, ठीक है, ये अचानक ठंडा हो गया ग्राउंड। तो ये जो एयर थी, इसमें जो वाटर वेपर थे, वो क्या हो गया, कंडेंस हो गया। और कंडेंस होके ये क्या बने, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स। और यही ड्रॉपलेट्स क्या हो जाते हैं, कोहरा बना देते हैं, कोहरा का फॉर्मेशन होता है। यानी जब टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन देखने मिलती है सरफेस पे, तो हम क्या पाते हैं, हम पाते हैं कि कोहरा यानी फॉग बनता है। ठीक है, ये हो गया कोहरा यानी फॉग फॉर्मेशन। दूसरा कंडीशन कहाँ आती है टेम्परेचर इन्वर्जन की? जैसे मान लीजिए कि ये दो पहाड़ है, ये आपका वैली है, घाटी है, ठीक है, रात का टाइम है। ये जो सरफेस है दोनों, इन्होंने हीट लूज किया बहुत फास्ट। तो जो हीट लूज किया, तो यहाँ पे जो क्या हुआ, जो यहाँ का एयर, जो यहाँ की एयर थी वो क्या हुई, ठंडी हो गई। लेकिन ये क्या है, ये स्लोप है ना, ढलान है। ये हवा कहाँ आ गई, ये एयर डिसेंड होके यहाँ आ गई, यानी ये ठंडी हवा यहाँ आके बैठ गई। और ये जो घाटी थी, इसकी जो गर्म हवा थी वो कहाँ चली गई, गर्म हवा उठ के चली गई ऊपर। यानी हमें क्या मिला, गर्मी गर्म मिला ऊपर, और नीचे क्या मिला, ठंडा। यानी ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, गर्मी मतलब गर्म चीजें मिल रही है, मतलब टेम्परेचर ऊपर ज्यादा मिल रहा था। ये क्या हुआ, ये हुआ टेम्परेचर इन्वर्जन का एग्जाम्पल। एक और एक तीसरा समझ लेते हैं, तीसरा टेम्परेचर इन्वर्जन कैसे होता है। मान लीजिए शहर है, ये बिल्डिंग्स है, ठीक, यहाँ पे कोई एयर था, एयर का पैकेट था,
ये नीचे किसी रीजन की वजह से ये नीचे गिरना शुरू हुआ, डिसेंड किया, और ये आके यहाँ पहुंच गया। तो ये जब नीचे आया होगा तो नीचे क्या मिला? प्रेशर बढ़ा। ये क्या हुआ? कंप्रेस हुआ होगा, यानी ये कैसा हुआ होगा? गर्म हो गया होगा। लेकिन ये तो अभी भी ठंडा है ना, ये वाला पोर्शन तो अभी भी ठंडा है। ये हवा नीचे उतरी तो ये गर्म हो गई, लेकिन ये तो ठंडा है, यानी यहाँ भी क्या हुआ? टेम्परेचर इन्वर्जन। चौथा जो होता है वो होता है फ्रंट्स के केस में। फ्रंट्स, अब ये मैं आके आगे बताऊंगा, जब क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा फ्रंट्स क्या होते हैं, वहाँ टेम्परेचर इन्वर्जन कैसे होता है। ठीक है, तो फिलहाल मुझे लगता है कि आज के लिए बहुत है। सेकेंड लेक्चर कंप्लीट हो गया। अब हम कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। अब हमें जो भी समझना होगा उसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपना हम क्लाइमेटोलॉजी अब कल से स्टार्ट करेंगे, जो बेसिक चीजें हैं जहाँ से मेन क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट होता है। वैसे ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इनके बिना क्लाइमेटोलॉजी समझना एकदम कहते हैं ना कि पॉसिबल ही नहीं है। ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए कि कैसे हवा ठंडी हो रही है, गर्म हो रही है, हीट एक्सचेंज कैसे हो रहा है, वर्टिकल हीट एक्सचेंज कैसे हो रहा है, ये सब ये चीजें आपको पता चल जाएंगी, तो आपको समझने में आसानी होगी कैसे बादल बन रहा है, कैसे बारिश हो रही है। ठीक है, आज के लिए थैंक यू। बाकी कल मिलते हैं, कल नए हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लेक्चर के साथ। ठीक है, गुड नाइट एवरीवन।